हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ और हम आज पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रीज, एनिमल्स, क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोचेस, बायोडाइवर्सिटी, इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज अप्रोचेस ऑन अ नेचुरल फार्म। इस टॉपिक का मतलब पहले समझिए कि नेचुरल फार्म में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये आप सब जान रहे हैं। ठीक है, तो इन नेशनल फार्म में हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कौन किनका इंटीग्रेशन करते हैं हम, क्रॉप्स का, ट्रीज का, एनिमल्स का। फर्स्ट, सेकंड, क्रॉपिंग सिस्टम कुछ अप्रोचेस अलग हम इंटीग्रेट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का इंटीग्रेशन होता है, इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग हम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन हम करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी यूज अप्रोच का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ये जो सारे इंटीग्रेशंस है वो कैसे किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट होता है ऑन अ नेचुरल फार्म। ओके, ठीक है, चलिए हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक खेती में फसल, वृक्ष और पशुओं, फसल प्रणाली, जैव विविधता, देसी बीज उत्पाद, खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग का एकीकरण। ठीक है, एकीकरण, इंटीग्रेशन के ऊपर ये आज का वीडियो है। कितनी सारी चीजों को किस तरह से नेचुरल फार्म में हम इंटीग्रेट करें ताकि नेचुरल फार्म ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ओके, in a natural farm, crops, trees and animals are interconnected components of one ecosystem. ठीक है, ये क्रॉप है, ये ट्रीज हैं और ये एनिमल्स है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, कहां होता है ये होता है नेचुरल फार्म में। नेचुरल फार्म में ये जो तीनों कंपोनेंट है ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्रॉप्स का जो वेस्ट है ट्रीज में यूज हो जाता है, ट्रीज का जो वेस्ट है एनिमल्स में यूज हो जाता है, एनिमल्स भी क्रॉप से रिलेटेड है, क्रॉप एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल ट्रीज से। इस तरह से ये एक पूरा इंटरकनेक्टेड साइकिल है, कहां, नेचुरल फार्म में। ठीक है, तो जो मेन इंटीग्रेशन होता है नेचुरल फार्म में ये तीनों चीजों का होता है, क्रॉप्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। ओके, तो ये तीनों के इंटीग्रेशन से हमको क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि हर चीज का एक अपना बेनिफिट है। क्रॉप का अपना बेनिफिट है, ट्रीज का अपना बेनिफिट है और एनिमल्स का अपना बेनिफिट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रीज का क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, शेड देती है। ठीक है, मॉइस्चर को कंजर्व करती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है। ठीक है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल इरोजन को रोकती है, कंजर्व वाटर को कंजर्व करती है और इट सपोर्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। उसके आसपास जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, अदर स्पीसीज के प्लांट्स हैं, वो ग्रो होते हैं। इस तरह से वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको समझना है कि ट्रीज हमको एक नेचुरल फॉर्म में क्या क्या सपोर्ट दे रही है, क्या क्या चीजें बेनिफिट वो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीज के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एनिमल्स। एनिमल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? डंग एंड यूरिन, जो कि बहुत ही जरूरी है किसके लिए? नेचुरल फार्म के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डंग यूरिन से बनती है, जीवामृत, बीजामृत, कंपोस्ट, ये सारी चीजें क्या होती है, डंग यूरिन से उसमें बनाया जाता है। इसलिए डंग और यूरिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किससे, जो हमें किससे मिलता है? एनिमल से। ठीक है, एनरिचिंग सॉइल नेचुरली, इसी के द्वारा क्या होता है, सॉइल का एनरिचमेंट हो रहा है, प्रोड्यूस मैन्योर एंड प्रोड्यूस द जीवामृत। ठीक है, तो ये चारों चीजें हैं जो हमको एनिमल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रॉप्स क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे जरूरी तो है क्रॉप्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि वहां जो भी लाइव स्टॉक है, एनिमल्स है, उनके लिए भी। ठीक है, तो क्रॉप प्रोवाइड्स, क्रॉप यूज दिस फर्टिलिटी। ठीक है, इट प्रोवाइड फूड फॉर बोथ ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, यूटिलाइज करके वो क्या करता है, हमको फूड के रूप में उस यूटिलाइजेशन को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। फिर एड रेसिड्यूज टू सॉइल, जो क्रॉप के जो रेसिड्यू है, जो वेस्ट है, वो क्या होते हैं, सॉइल में मिलके क्या करते हैं, कंपोस्ट का काम करते हैं। ठीक है, और मल्चिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन एंश्योर्स नो एक्सटर्नल इनपुट एंड क्रिएट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है किनका? क्रॉप का, ट्री का और एनिमल का। ये जो इंटीग्रेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां के लिए? नेचुरल फार्म के लिए। इस इंटीग्रेशन का फायदा क्या है? फर्स्ट, कि कोई एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है नेचुरल फार्म में। नेचुरल फार्म जो होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, इसके कारण फर्स्ट है कि नो एक्सटर्नल इनपुट इज रिक्वायर्ड एंड इट मेक्स नेचुरल फार्म अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ नेचुरल सेल्फ रिलायंट साइकिल। ये जो साइकिल है ये क्या होता है? एक नेचुरल साइकिल है और
इसके कारण नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, सेल्फ रिलायंट हो जाती है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट मींस इंडिपेंडेंट हो जाती है, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह किया जाता है और उसका क्या फायदा है, ओके। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें, वृक्ष, पशु एक ही पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए घटक हैं। वृक्ष छाया, नमी और जैविक पदार्थ प्रदान करते हैं, मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण करते हैं। पशु गोबर और मूत्र से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से पोषक बनाते हैं और जीवामृत बनाते हैं। फसलों का क्या काम है, फसलें इस उर्वरता का उपयोग करती हैं और मनुष्य व पशु दोनों का भोजन बनाती हैं। सूर्य का उपयोग कर अवशेषों से मिट्टी को समृद्ध करती हैं, ठीक है। इससे खेत आत्मनिर्भर और रासायनिक मुक्त बनता है और सभी मिलकर एक आत्मनिर्भर प्राकृतिक चक्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोचेस। किस तरह का क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोचेस नेचुरल फार्म में अप्लाई किया जाता है ताकि नेचुरल फार्म जो है वो एक नेचुरल फार्म बने, ठीक है। तो फर्स्ट है नेचुरल फार्म अवॉइड्स मोनोक्रॉपिंग, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि इसमें हम मोनोक्रॉपिंग को हम अवॉइड करते हैं एंड प्रमोट द डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करते हैं। थर्ड है इंटरक्रॉपिंग की जाती है। ज्यादातर इंटरक्रॉपिंग किससे की जाती है, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स की, ताकि सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। फिर फोर्थ है क्रॉप रोटेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, शैलो एंड डीप रूटेड क्रॉप्स के बीच में, ओके। फिर फिफ्थ है मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है ताकि पेस्ट जो है बैलेंस हो। एक क्रॉप अगर पेस्ट के लिए ससेप्टेबल है तो हमें उसके साथ रोटेशन में ऐसी क्रॉप को लेना चाहिए जो कि उस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, तो जिससे क्या होता है, पेस्ट बैलेंस होता है। और ऑब्वियसली अगर हम अलग अलग स्पीसीज के क्रॉप लेंगे तो पेस्ट भी उनके अलग अलग होते हैं जो उनको अटैक करते हैं। तो इस तरह से अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं जो, तो फिर पेस्ट का अटैक फार्म में कम होता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहाँ कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया जाता, ओनली सॉइल रिचिंग माइक्रोब्स एंड नेचुरल रेसिड्यूज से क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच। इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। प्राकृतिक खेतों में एकल खेती नहीं होती बल्कि विविधता पर ध्यान दिया जाता है। अनाज और दलहनी फसलों की अंतर फसल की जाती है। गहरी और सतही जड़ों वाली फसलों का फसल चक्र किया जाता है। मिश्रित फसलें कीट नियंत्रण में मदद करती हैं। रासायनिक खाद नहीं बल्कि केवल प्राकृतिक जैव उर्वरता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन नेचुरल फार्मिंग। बायोडायवर्सिटी कैसे बनती है नेचुरल फार्मिंग में, बायोडायवर्सिटी बिल्ड्स स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑन नेचुरल फार्म्स। कैसे होता है, मल्टीपल क्रॉप्स अट्रैक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, हर एक क्रॉप की एक बेनिफिशियल कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ट्रीज ऑफर शेल्टर फॉर पॉलिनेटर्स। जो ट्रीज वहां लगा रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से पॉलिनेटर्स भी क्या है, बेनिफिशियल्स है, हमारे इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, तो वो उनको प्रमोट करते हैं। मिक्स्ड स्पीसीज से इंश्योर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बहुत सारी स्पीसीज हम जब हम नेचुरल फॉर्म में लगाते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो क्या होती है, बेटर होती है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हुआ। और फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस रिड्यूसेस पेस्ट एंड इंक्रीजेस क्लाइमेट रिसाइलेंस। इस जो बायोडायवर्सिटी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स का अलग फ्लोरा अलग फौना ग्रो करते हैं, और इस ग्रो के कारण क्या होता है कि क्लाइमेट रिसाइलेंस बढ़ता है और पेस्ट का अटैक कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बारे में हम हिंदी में पढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती में जैव विविधता का एकीकरण। जैव विविधता प्राकृतिक खेती की शक्ति है। विविध फसलें लाभदायक कीटों को आकर्षित करती हैं। वृक्ष परागण कर्ताओं को आश्रय देते हैं। मिश्रित फसलें पोषक चक्र को संतुलित करती हैं। इससे खेत को कीट मुक्त और स्थिर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन इन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। एक नेचुरल फार्मिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिजिनस सीड्स, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में कभी भी एक्सोटिक सीड्स और हाइब्रिड्स को यूज नहीं किया जाता, इंडिजिनस सीड्स को यूज किया जाता है जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड है और उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में अच्छा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग यूजेस नेटिव सीड्स, ठीक है। फर्स्ट, लोकली एडेप्टेड सीड्स टू सॉइल एंड क्लाइमेट, मतलब ऐसे सीड्स का यूज किया जाता है जो वहां की सॉइल और क्लाइमेट से अडेप्टेड है, ठीक है। फ्री फ्रॉम केमिकल्स और हाइब्रिड्स का यूज नहीं किया जाता है। केमिकल्स का भी कोई यूज नहीं किया जाता है, ना ही केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड, फार्मर्स सेव सीड एनुअली। हर साल वो सीड्स की बचत करते हैं। कैसे बचत करते हैं कि एक साल की क्रॉप के सीड्स को ही वो नेक्स्ट ईयर फिर यूज करते हैं, तो इस तरह से उनका जो सीड का जो खर्च है वो बच जाता है। फोर्थ, इट प्रिजर्व्स फूड सॉवरेनिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या होता है, देखिए
पूरी दुनिया में वेरिएशन आ रहा है, पर कहीं पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे प्योरिटी मेंटेन हो। तो ये ऐसी जगह है नेचुरल फार्म जहां पे जेनेटिक प्योरिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि साल दर साल किसान वही जब बीज लगाता है तो उसमें वेरिएशन नहीं आ पाता, जब हाइब्रिड्स का यूज नहीं करता है तो उसमें वेरिएशन नहीं आ पाता और जेनेटिक प्योरिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन इन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती में देसी बीज उत्पादन का एकीकरण। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों का उपयोग किया जाता है, स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुकूल जो बीज है उनका उपयोग किया जाता है, रासायनिक या हाइब्रिड रहित बीजों का उपयोग किया जाता है। किसान हर वर्ष बीज बचाते हैं, इससे खाद्य स्वराज और आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग इन नेचुरल फार्मिंग। ये आप सब जानते हैं नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, फार्म वेस्ट का रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, नथिंग इज वेस्ट इन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरल फार्मिंग का मेन मोटो ही ये है कि कोई भी चीज जो है वो वेस्ट ना हो। ओके, ठीक है, तो क्रॉप रेसिड्यूज का क्या यूज होता है, कंपोस्ट बनता है। ठीक है, अब हमने काउज रखे हैं नेचुरल फार्म में, काउ डंग और यूरिन का क्या उपयोग है, जीवामृत बनता है। ड्राई लीव्स हैं किसके, ट्रीज के, उनसे क्या बनता है, मल्चिंग होती है। ठीक है, एवरीथिंग रिटर्न्स टू सॉइल क्लोजिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो क्लोज है, कहां, नेचुरल फार्म में। क्यों, क्योंकि हर एक चीज का जो वेस्ट है वो दूसरे चीजों के लिए एक इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता, हर एक वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो जाता है और दूसरे में इनपुट के जैसे यूज होके वो क्रॉप का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। प्राकृतिक खेती में खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण का एकीकरण। प्राकृतिक खेती में कोई अपशिष्ट नहीं होता, फसल अवशेष खाद का काम करते हैं, गोबर और मूत्र जीवामृत का काम करते हैं, सूखी पत्तियां मल्चिंग का काम करती हैं और सब कुछ मिट्टी में लौटता है, पोषक चक्र पूरा होता है। ओके, अब 6 पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है। ठीक है, नेचुरल फार्म कंजर्व्स वाटर नेचुरली, कैसे, मल्चिंग। फर्स्ट इसमें हमने देखा है कि मल्चिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मल्चिंग क्या करता है, मॉइस्चर रिटेन करता है। कैसे होता है, ये क्रॉप है, यहाँ हमने मल्चिंग की है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से इवोपोरेशन जो है वाटर का वो लेस होता है, कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉइस्चर जो होता है यहाँ पे कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन हो जाता है। फिर कंटूर फार्मिंग और बंड्स बनाए जाते हैं जिसके कारण भी मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है। ओके, फिर थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि वाटर स्टोरेज को बढ़ाता है। ठीक है, थर्ड है, और फोर्थ है ट्रीज प्रिवेंट इवोपोरेशन। ट्रीज जो होते हैं वो ऊपर शेड का काम करती है जिसके कारण क्या होता है, इवोपोरेशन भी लेस होता है, अगेन वाटर हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, नो केमिकल सॉल्ट्स, हमने इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है, कोई केमिकल यूज नहीं किया है, तो क्या होता है, नो केमिकल सॉल्ट्स रहते हैं सॉइल में, सो सॉइल होल्ड्स वाटर मोर लॉन्गर। तो वो क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे केमिकल्स नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि नेचुरल फार्मिंग में किस तरह हम मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर रहे हैं, वाटर का कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 6th पॉइंट। इसका हम हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती में जल संरक्षण का एकीकरण। प्राकृतिक खेतों में जल संरक्षण स्वाभाविक रूप से होता है, मल्चिंग से नमी बनी रहती है, कंटूर खेती और बंधों से वर्षा जल संचित होता है, जैविक पदार्थ जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं और वृक्ष जो है वो वाष्पीकरण को रोकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, 7th पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज ऑन अ नेचुरल फार्म। नेचुरल फार्म में कोशिश की जाती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसका यूज हो और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसकी हम सेविंग करें। ठीक है, उसको बचाएं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है कौन कौन से हैं, जैसे कि सन है, बायोगैस है, विंड है, इनका यूज ज्यादा हो और नॉन रिन्यूएबल को हम थोड़ा सेव करें। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी बाय सोलर पंप्स। ठीक है, सोलर पंप्स लगते हैं जिनसे क्या होता है, इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी फार्म में उसी से होती है। ठीक है, फिर बायोगैस होता है बायोगैस होता है, डंग से बायोगैस बनता है जिससे क्या होता है, ये फ्यूल का काम करता है और एनर्जी देता है। ठीक है, फिर विंड या बायोमास जो होता है उससे लाइटनिंग की जाती है और एश्योर्स लो कॉस्ट पोल्यूशन फ्री सेल्फ रिलायंट फार्मिंग। इन सब के कारण क्या होता है, जो नेचुरल फार्मिंग है वो लो कॉस्ट और पोल्यूशन फ्री नेचुरल फार्म बन जाता है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज ऑन अ नेचुरल फार्म। इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। प्राकृतिक खेती में नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग का एकीकरण। प्राकृतिक खेती में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाई जाती है, सौर पंप से जैसे सिंचाई की जाती है, गोबर से बायोगैस उत्पादन किया जाता है, पवन या बायोमास से बिजली उत्पादन की जाती है, कम लागत, प्रदूषण रहित और आत्मनिर्भर खेती को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है
तो हमने देखा कि ये सातों जो इंटीग्रेशन है वो किन किन चीजों का इंटीग्रेशन में नेचुरल फॉर्म में होता है और उस इंटीग्रेशन से क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 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 इन अ नेचुरल फॉर्म, तो आप हर टॉपिक को अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसके इंटीग्रेशन से ये बेनिफिट है, इसके इंटीग्रेशन से ये बेनिफिट है, ठीक है। और लास्टली आप एक कंक्लूड करेंगे उसको कि इस तरह से जो सारे इंटीग्रेशन है उसके कारण जो है नेचुरल फॉर्म में क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, जीरो वेस्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस फर्टिलिटी, ठीक है, वेस्ट जो है वो जीरो हो रहा है, फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है, इकोलॉजिकल हार्मनी बन रही है, और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स लीड्स टू सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो सारे जो वो है इन सारे इंटीग्रेशन के कारण नेचुरल फॉर्म जो है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती एक जीवित तंत्र की तरह कार्य करती है जिसमें शून्य अपशिष्ट होता है, निरंतर उर्वरता बनी रहती है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, सभी घटकों का एकीकरण आत्मनिर्भर खेती को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।